हेलो बच्चों, आज हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन का। इक्का दुक्का सवाल गलती से बेटा केटीजी थर्मोडायनेमिक्स भी आ सकते हैं, तो ठीक है वो भी कर ही लेंगे, है ना। सबसे पहला सवाल थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड है। हो सकता है बेटा किसी के पास इंफॉर्मेशन पहले से हो, अदरवाइज बेटा बाकी बच्चे अब इस सवाल के थ्रू समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। ए डिवाइस यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। अब किसी बच्चे को पता है तो आंसर लगा देगा, नहीं पता तो ऑफ कोर्स वो फिर छोड़ के आएगा, और क्या डिराइव तो कर नहीं सकते इसको। लेकिन इतना तो आप सोच सकते हो कि थर्मोमीटर तो आंसर नहीं है, ये तो स्मॉल टेम्परेचर्स को मेजर करने के ही काम आता है। कैलोरीमीटर भी नहीं है। कैलोरीमीटर तो तुम जानते हो कि है ना, ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसा अपने आप में एक बर्तन है जिस बर्तन के अंदर हम 2 या 3 चीजें मिक्स करते हैं, और कैलोरीमीटर के अंदर तो हम लोग लॉ ऑफ मिक्सचर वाला जो अरेंजमेंट है उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। 2 चीजें मिक्स की, इसका टेम्परेचर इतना, इसका टेम्परेचर इतना, फाइनल टेम्परेचर कितना। तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर या तो पायरोमीटर है या बोलोमीटर है। ठीक है, तो मैं बताया था कि हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं पायरोमीटर। जैसे मान लो कोई बहुत ही बड़ा ऐसे फर्नेस वगैरह है, ठीक है, बड़ा बहुत हाई टेम्परेचर है, 300 केल्विन 3000 केल्विन 4000 केल्विन, ऐसे हाई टेम्परेचर का फर्नेस है। ऑफ कोर्स इस फर्नेस के अपन पास जाकर है ना थर्मोमीटर तो लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या करता है कि इस फर्नेस में से जो रेडिएशंस गिरेंगी उन रेडिएशंस का एक तरीके से चार्ट वगैरह बना लेता है। और जैसा हमने हीट ट्रांसफर वगैरह में पढ़ा था कि रेडिएशंस जो हैं उसकी जो वेवलेंथ होती है उससे हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रेडिएशन किस वेवलेंथ की है, और उस वेवलेंथ से हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं बाय सम फॉर्मूला लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू बी। बड़ा बी को हम वेन्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा रेडिएशन कौन सी वेवलेंथ की आई वो यहाँ रख देंगे, तो इससे पता लग जाएगा कि इसका जो सोर्स है, रेडिएशंस का जो सोर्स है, उसका टेम्परेचर कितना है। तो ये बड़ा पायरोमीटर आपका हाई टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। बोलोमीटर जो है वो एग्जैक्टली उल्टा करता है बेटा, ये मेजर करता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मेजर करना। हालांकि ये जस्ट उल्टा करता है। जैसे ये करता है कि ये रेडिएशंस जो गिरती हैं उससे टेम्परेचर कैलकुलेट करता है, और जो बोलोमीटर है ये इसका जस्ट उल्टा करता है कि ऑब्जेक्ट गर्म हो रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो टेम्परेचर से आइडिया लगाता है कि कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उस पर गिर रही हैं। तो ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और पायरोमीटर मेजर करता है टेम्परेचर ऑफ फार अवे ऑब्जेक्ट। दूर जो ऑब्जेक्ट है उसमें से रेडिएशंस गिरती हैं, और उसमें से जो रेडिएशंस गिरती हैं उसके कारण वो टेम्परेचर मेजर कर पाता है। ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो बड़ा ठीक है, हमें उतनी गर्मी नहीं लगती, हमें ऑब्जेक्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, भले उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। तो दूर की ऑब्जेक्ट और ज़्यादा टेम्परेचर का अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए इस बात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 100 डिग्री सेल्सियस द सब्सटेंस दैट कॉज मोस्ट सिवियर बर्न। बेटा 100 डिग्री सेल्सियस के 4 चीज़ें हैं, और पूछा है कि ना सबसे ज़्यादा बर्न, मतलब हमारे स्किन पर अगर मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस की ये चीज़ें गिरा दी जाएं तो सबसे ज़्यादा बर्न कौन करेगा। अब यार वैसे अगर सही कहूँ तो बेटा सबका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो हम इस बात को जानते हैं कि स्टीम के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है। स्टीम के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी है लेटेंट वाली। कौन सी बेटा, लेटेंट वाली। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर होता है और 100 डिग्री सेल्सियस की जो स्टीम होती है, कहने को दोनों का टेम्परेचर बराबर है, बट स्टीम हैज मोर लेटेंट एनर्जी, उसके अंदर एक छुपी हुई एनर्जी और है, और तुम जानते हो कौन सी है। 1 ग्राम स्टीम के पास 1 ग्राम वाटर के मुकाबले 540 कैलोरी की हीट ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स बेटा जो स्टीम है वो ज्यादा बर्न कर पाएगी एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है बच्चों, समझ गए। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल था। वैसे ना मेरे दिमाग में एक बात हो रही है ना, जैसे ना जैसे
आपको बड़ा हल्का फुल्का इस बात का आइडिया है कि डेड बॉडीज जो होती है ना, उनको जलाने के लिए बड़ा हम उनको लकड़ियों के ऊपर रखते हैं, है ना, अपने हिंदू रिचुअल्स के अंदर तो, और फिर डेड बॉडी जलती है। इस अरेंजमेंट को पायर कहते हैं, इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, पायर कहते हैं, ठीक। तो इससे ये वाला नाम रिलेटेड है, ठीक है। पायर का मतलब भी समथिंग रिलेटेड टू, बड़ा कि आग जल रही है एंड हाई टेम्परेचर, एंड पायरोमीटर इज ऑफ कोर्स उसको मेजर करने वाला अरेंजमेंट। सो इस पायर से ये पायरोमीटर आया है। तो कोई बच्चा अगर मान लो कि बिल्कुल ऐसा हो कि जिसने बिल्कुल ना पढ़ रखा हो, कि यार ना ये वाला सवाल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, वो अगर हल्का फुल्का अगर IQ लगाए ना, मतलब हल्का फुल्का अगर एप्टीट्यूड लगाए, तो वो इन दोनों ऑप्शंस को तो कट कर ही देगा। फिर इन दोनों में से सोचेगा कि यार देखो, बोलोमीटर भी नहीं सुना हुआ, पायरोमीटर भी नहीं सुना हुआ, बट पायरो साउंड्स समथिंग लाइक पायर, एंड पायर इज ऑफ कोर्स बेटा इस तरह का अरेंजमेंट जिसके अंदर बहुत जोर से बड़ा आग वगैरह जलती है और हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है और हम थोड़ा दूर जाके उससे खड़े होते हैं। तो वो उससे रिलेट कर सकता है कि हाँ यार समथिंग रिलेटेड टू हाई टेम्परेचर, पायर या पायरोमीटर थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। तो वो बच्चा हो सकता है कि इस आंसर पर इस तरह से भी पहुंच जाए, ठीक है। हालांकि जो बच्चा इस तरह से पहुंचता होगा उसको सिखा नहीं सकते, मैं हालांकि बता रहा हूँ, लेकिन हाँ उसको सिखा थोड़ी सकते, वो तो ठीक है अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। मैं तो ऐसे बता रहा हूँ कि हाँ मैं भी इस तरह से सोच रहा था कि शायद ऐसा भी आंसर कोई ना कोई बच्चा तो सोच ही रहा होगा। चलिए खैर, मैंने खूब बकवास कर ली। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ टू मेटेलिक रॉड्स एट टेम्परेचर थीटा आर LA एंड LB। बेटा थीटा टेम्परेचर पर दो रोड्स की लेंथ है LA एंड LB, and their linear coefficient of expansion are alpha A and alpha B। बट इनका coefficient of thermal expansion ऐसे दे रखा है। If the difference in the length is to remain constant at any temperature, तुम बड़ा टेम्परेचर बढ़ा दो घटा दो, इन दोनों लेंथ के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है, तो कौन सा वाला रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे? बेटा बहुत आसान हो गया। ये तो ऑब्वियस बात है कि दोनों की, भाई टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो दोनों की लेंथ बढ़ेगी, डिफरेंस उतना ही रहना चाहिए। टेम्परेचर घटाऊंगा तो दोनों की लेंथ घटेगी, डिफरेंस उतना ही रहना चाहिए। अरे भाई डिफरेंस उतना ही रहना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है कि इसकी लेंथ में जो चेंज है टेम्परेचर के कारण शुड बी इक्वल टू इसकी लेंथ में चेंज टेम्परेचर के कारण। इसकी लेंथ में चेंज आएगा अल्फा ए इंटू LA इंटू डेल्टा टी, इसकी लेंथ में चेंज आएगा बड़ा ऑफकोर्स LB इंटू अल्फा बी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी बड़ा डेल्टा टी आपका कैंसिल, और हमारे पास बड़े आराम से आ गया है LA अपॉन LB इज इक्वल्स टू अल्फा बी अपॉन अल्फा ए। ठीक है बच्चों, देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। यस, बड़ा ऑप्शन इज बी, LA अपॉन LB इज इक्वल्स टू अल्फा बी अपॉन अल्फा। सीधा सा सवाल था, कोई बहुत भारी बात बड़ा इसके अंदर थी ही नहीं। आगे चले। अच्छा सवाल, बड़ा बढ़िया सवाल, और मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे सवाल। ये मत सोचा करो बेटा कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे सवाल सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस में पूछ सकते हैं, जेई मेन में नहीं पूछ सकते। जेई मेन के अंदर भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे सवाल आ सकता है। इसमें अलग अलग चैप्टर्स के बड़ा कॉन्सेप्ट हैं, और कॉन्सेप्ट आसान से हैं, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, बट सवाल पूछ रखा है अच्छा सा। इस तरह के सवाल बट तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जेई के अंदर पूछेंगे। A uniform pressure P is exerted by an external agent on all sides of a solid cube। बेटा मेरे पास इस तरह का कोई सॉलिड क्यूब है, और इस सॉलिड क्यूब पर मैंने ना चारों तरफ से कोई ना कोई प्रेशर लगाया, ऐसे। अब ऐसे अगर प्रेशर लगाओगे तो हल्का फुल्का बड़ा उसका वॉल्यूम कम हो सकता है, ठीक है। शुरुआत में बड़ा इस क्यूब का जो टेम्परेचर है वो T डिग्री सेल्सियस है। By what amount should the temperature of the cube be raised in order to bring its volume back to its original volume before the pressure was applied if bulk modulus is B? बट इसका bulk modulus मुझे B दे रखा है, and coefficient of volumetric expansion is gamma। बड़ा coefficient of volumetric expansion gamma दे रखा है। अगर सवाल नहीं समझे हो तो बेटा पहले एक बार सवाल समझ लो। मैं चारों तरफ से अगर प्रेशर लगाऊंगा, तो बेटा इसका हल्का सा वॉल्यूम चेंज होगा। प्रेशर लगाओगे तो हल्का सा वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन हल्का सा चेंज आएगा। वो जो वॉल्यूम का चेंज है उसका फॉर्मूला बल्क मॉडुलस से आता है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है माइनस dP अपॉन dV इंटू वी। मैं समझाता हूँ। बल्क मॉडुलस तो बेटा ऑफकोर्स
सॉलिड की प्रॉपर्टी है, जो भी सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टी, माइनस dV मतलब कितना प्रेशर आपने चेंज किया है, जितना प्रेशर लग रहा था पहले उसके मुकाबले आपने P प्रेशर एक्स्ट्रा लगना स्टार्ट कर दिया, तो चेंज इन प्रेशर तो हो गया P। इसके कारण वॉल्यूम में कोई ना कोई चेंज आएगा, वो ये V है, ये बड़ा आपका एक्चुअल वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में मेरे पास कुल मिलाकर चेंज आ गया बड़ा कितना, माइनस B, बड़ा वॉल्यूम में कितना चेंज, सॉरी बड़ा वॉल्यूम में चेंज आ गया माइनस P इंटू V अपॉन B। ये माइनस का मतलब है कि इतना वॉल्यूम घट गया है, चारों तरफ प्रेशर लगाने के कारण इतना वॉल्यूम आपने घटा दिया है, ठीक है। अब सवाल में कहा गया है कि अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और लेट से T प्लस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस करूंगा। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम जितना आपने प्रेशर के कारण घटाया था उतना ही बढ़ा दो, जिससे इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम हो जाए। ये सवाल में चाहते हैं। तो इसका मतलब मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कितना वॉल्यूम बढ़ाना है, जितना घटा था उतना तुम्हें टेम्परेचर के कारण बढ़ाना है। मैंने माइनस हटा दिया। बड़ा टेम्परेचर के कारण वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, एक्चुअल वॉल्यूम इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। बड़ा वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो गया, कैंसिल, और डेल्टा टी की बड़ा मेरे पास, सॉरी डेल्टा टी पूछा है, क्या पूछा बेटा, पूछा क्या, हाँ व्हाट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर शुड बी चेंज, डेल्टा टी पूछा है बड़ा, दैट कम्स आउट बी P अपॉन B गामा, P अपॉन B टाइम्स ऑफ गामा, P अपॉन B टाइम्स ऑफ गामा, P अपॉन B टाइम्स ऑफ गामा। B ऑप्शन आना चाहिए, B ऑप्शन आना चाहिए। अच्छा सवाल था, सीखने के लिए, बताने के लिए बड़ा, इसमें कोई खूब सारे मेरे पास इसमें बातें भी थी। हालांकि किसी बच्चे को अगर ये सवाल बिल्कुल भी नहीं आता ना, वो तब भी आंसर निकाल सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी यूनिट डिग्री सेल्सियस आ रही है, बाकी तीनों ऑप्शन में से किसी की भी यूनिट डिग्री सेल्सियस आ नहीं रही। सच में बताता हूं, देखो जैसे पहले वाला प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गामा होता है 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस अपॉन बल्क मॉडुलस भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अरे ये तो 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस आ रहा है, पूछा क्या है, टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस होता है, 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस थोड़ी होता है, तो ये गलत। अरे हाँ, सी ऑप्शन भी वही आ जाएगा, सी ऑप्शन भी वही आ जाएगा, सी और बी का बड़ा ठीक है सेम आएगा। बाकी बेटा डी भी आप ओमिट कर सकते हो, कैसे, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गामा बेटा 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, ये भी गलत। तो आप दो ऑप्शन हटा सकते हो, ये वाला ऑप्शन हटा सकते हो यूनिट से, और ये वाला ऑप्शन हटा सकते हो। अब बेटा ये जो दो है ना, इनमें थोड़ा आपको ऑब्वियस बात है कि सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई वाज रॉन्ग, ठीक है, मुझे लगा इसमें गामा ऊपर लिखा है, अगर इसमें गामा ऊपर लिखा होता ना, है ना, बी गामा अपॉन पी ऐसे लिखा होता ना, फिर तो बड़ा आप इसमें वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होता जो यूनिट और डायमेंशन से, टेम्परेचर वाले यूनिट और डायमेंशन दे रहा होता। अभी दो ऑप्शन बचे थे, फिर थोड़ा करना ही पड़ता, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम समझ गए कि कई बार ना यूनिट और डायमेंशन से ना हम कम से कम ऑप्शंस को ओमिट तो कर ही पाते हैं, फिर तो कई बार बजरंगबली भी काम आते हैं, ठीक है, तुक्का मारना चाहो तो तुक्का मार, अदरवाइज सॉल्व करना इतना मुश्किल काम भी नहीं था। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज एक अच्छी सी टर्म है बेटा, टाइप ऑफ सवाल है, मेरे ख्याल से आप एक बार में इसको सीख जाना। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, बेटा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मतलब गामा पूछा है। एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस सैंपल ऑफ n मोल्स हैविंग प्रेशर P0, वॉल्यूम V0 एंड टेम्परेचर T0। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए मुझे गामा निकालना है। सर आपने तो गामा सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए डिफाइन किया था, ये गैसेस के लिए कैसे पूछ रहा है? अब यार पूछ रहा तो पूछ रहा है, मना थोड़ी कर देंगे यार, ठीक। तुम तो जो सिखा रखा है ना वो करो। गामा क्या होता है? मेरे बच्चे बोलेंगे सर देखो ऐसा है, आपने हमें सिखा रखा है कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स एक्चुअल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर गामा होता है 1 अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी टी, ये होता है गामा, ठीक है।
गामा मतलब ना थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। हालांकि मैंने गैसेस के लिए नहीं सिखाया, बट अब सवाल में गैसेस के लिए पूछ रखा है तो यही वाला फॉर्मूला वहां लगा देते हैं, देखते हैं क्या आता है। मेरे ख्याल से तो मामला सेट हो जाएगा। मुझे बोल रखा है कि प्रेशर कांस्टेंट है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। बेटा मुझे डीवी अपॉन डी चाहिए, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको। प्रेशर कांस्टेंट है, लोड मत लेना, वी का डिफरेंशिएशन डीवी, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी का डिफरेंशिएशन ऑफ कोर्स डीटी। मुझे डीवी अपॉन डी चाहिए, डीवी अपॉन डी की वैल्यू आ गई है एनआर अपॉन पी। उठाओ और पटको, मेरे पास गामा की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन वी इंटू डीवी अपॉन डी टी। बेटा मेरे पास वो आ गई है एनआर अपॉन पी। या तो बेटा एनआर अपॉन पी भी कोई ना कोई ऑप्शन होगा, शिट एनआर अपॉन पी कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स शायद, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स दे रखे थे लेकिन ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्या करूं, जो एनआर तो ठीक है, नीचे जो पीवी है उसको एनआरटी लिख दो। अरे एनआर एनआर क्या हो गया, कैंसिल। मेरे पास गामा की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन टी। क्या हमें टी सवाल में दे रखा है? हाँ दे रखा है। कितना टेम्परेचर है? टी नॉट। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर, ऑप्शन इज दिस 1 अपॉन टी नॉट। ये हमारा बड़ा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल बहुत 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 बढ़िया सवाल। हालांकि इसका फॉर्मूला बेटा मैं आपको जब रिवाइज करा रहा था तब मैं याद करा चुका हूं, बट सवाल तो इतना प्यारा है कि हद ही नहीं है। ठीक है, ऐसा मतलब किसी को फॉर्मूला वगैरह ना आता हो वो तो पूरे दिन भर लेटा रहेगा, उससे सवाल हो गए नहीं, लेकिन जिसको फॉर्मूला आता है वो बड़े आराम से सवाल कर लेगा। और बहुत प्यारा सवाल है, आराम आराम से इत्मीनान से बनने वाला सवाल है। पेंडुलम क्लॉक है, फिटेड विथ ए स्मॉल हैवी बॉब दैट इज कनेक्टेड विथ ए मेटल रॉड। बेटा मेटल की रॉड है, नीचे बॉब है, तो सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, इज 5 सेकेंड्स फास्टर ईच डे एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस पर हमारी जो क्लॉक है वो फास्टर है। फास्टर है इसका मतलब वो ज्यादा समय बता रही है, इसका मतलब वो चक्कर काटने में कम समय ले रही है। कम समय लेगी चक्कर काटने में, तभी तो वो ज्यादा समय बताएगी ना। थिंक अबाउट इट, है ना। मैंने थ्योरी में तुम्हें बता रखा है पहले, बट ठीक है अभी तो बेटा मैं थोड़ा जल्दबाजी बोल पाऊंगा। अगर क्लॉक फास्टर है, ज्यादा समय बता रही है, इसका मतलब वो चक्कर काटने में कम समय ले रही है, तो टाइम पीरियड कम हो गया। टाइम पीरियड कम क्यों हो गया होगा? बिकॉज टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π√L/g। टाइम पीरियड कम इसलिए हो गया होगा क्योंकि लेंथ कम हो गई होगी। लेंथ कम क्यों होगी? क्योंकि पक्की बात है कि टेम्परेचर कम हो गया होगा। इसका मतलब हमारी जो क्लॉक है ना, वो हो सकता है कि T डिग्री सेल्सियस पर एक्चुअल टाइम पीरियड वगैरह करती हो। ये 15 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियस बात है कि उससे थोड़ा सा कम है। 15 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा उससे कम है। इट मेक सेंस। एंड 10 सेकेंड्स स्लो एट 30 डिग्री सेल्सियस। अरे हां, ये बिल्कुल वही बात बोल रहा है। 10 सेकेंड स्लो, बड़ा स्लो बड़ा 30 डिग्री सेल्सियस पर स्लो। अगर घड़ी स्लो हो गई है इसका मतलब वो कम समय बता रही है। कम समय बता रही है इसका मतलब अब उसे चक्कर काटने में ज्यादा समय लग रहा है। समय ज्यादा लग रहा है, टाइम पीरियड ज्यादा है, मतलब लेंथ ज्यादा है। लेंथ क्यों ज्यादा है? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। इट मेक सेंस। जो मैंने कहा वही वैल्यूज बता रही है। खैर, द टेम्परेचर एट विच द डिजाइंड टू गिव करेक्ट टाइम, किस टेम्परेचर पर बेटा वो करेक्ट बताएगा? 15 सेकेंड पर बेटा ऑफ कोर्स टाइम पीरियड आपका टाइम पीरियड बेटा आपका क्या घट जाता है। 30 सेकेंड पर आपका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो इसका मतलब एक्चुअल जो टाइम पीरियड आएगा वो बेटा 30 और 15 के बीच में कहीं आएगा। 30 से छोटा और 15 से बड़ा, लेकिन सारे ऑप्शन बेटा 30 से छोटे और 15 से बड़े हैं। क्या करें? सॉल्व ही करना पड़ेगा। क्या चाह रहा बच्चा? सॉल्व ही करना पड़ेगा। मैंने मेरे बच्चों को यह सिखा रखा है कि फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन एक्चुअल टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिखा रखा है। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड मतलब चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन एक्चुअल टाइम पीरियड। ये मैंने सिखा रखा है मेरे बच्चों को, हाफ टाइम्स अल्फा डेल्टा टी। चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन एक्चुअल टाइम पीरियड, बेटा मेरे पास हाफ अल्फा डेल्टा टी आ गया। अरे बेटा मैं थोड़ा सा टेम्परेचर का जो चेंज है ना बेटा, उसको डेल्टा थीटा लिख देता हूं यार ना, वरना बेटा
कंफ्यूज होगे उसमें, टाइम पीरियड में और टेम्परेचर में। ठीक है, चले आराम से देखना। 5 सेकंड फास्ट चले हो पूरे दिन में तो फ्रैक्शनल चेंज कितना है? 5 सेकंड पूरे दिन में, पूरे दिन में, पूरे दिन में कितनी सेकंड्स होती हैं बेटा? पूरे दिन में सेकंड्स होती हैं 24 इंटू 60 इंटू 60। इट शुड बी इक्वल टू हाफ टाइम्स अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी एक्चुअल आपका जो टेम्परेचर है जिस पर सही रीडिंग आनी चाहिए वो टी है, और बेटा इस टाइम पर 15 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर का चेंज बेटा कितना हुआ? T माइनस 15। टी बेटा ऑफकोर्स 15 से तो बड़ा है और 30 से छोटा है। ये वाली वैल्यू देखना बेटा, 30 डिग्री सेल्सियस पर आप 10 सेकंड स्लो हो, 10 सेकंड स्लो पूरे दिन में हो तो फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ? 10 सेकंड अपॉन पूरा दिन, 24 इंटू 60 इंटू 60 शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। कितना चेंज इन टेम्परेचर? मेरे बच्चे बोलेंगे सर 30 बड़ा है, टी छोटा है। टी पर तो एक्चुअल टाइम पीरियड है, 30 पर टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा है। यहां पर तुम बड़े आराम से लिख देना 30 माइनस टी। बड़ा बड़े में से छोटे को माइनस करना, ठीक आती है, अदरवाइज बड़ा इधर पॉजिटिव हो जाएगा इधर नेगेटिव हो जाएगा। और टी ऑब्वियस बात है कि 15 से तो बड़ा है और 30 से छोटा है। मेरे ख्याल से डिवाइड करते ही बात बन जाएगी बेटा, डिवाइड करते ही बात बन जाएगी। मेरे पास आएगा 1/2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ कैंसिल, अल्फा अल्फा कैंसिल, टी माइनस 15 अपॉन 30 माइनस टी। मेरे पास आ गया है 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 2t माइनस 30। बड़ा 3t इज इक्वल्स टू कितना? 60। t इज इक्वल्स टू 20। बड़ा मेरे ख्याल से 20 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आना चाहिए। समझते हो बेटा? टी डिग्री सेल्सियस पर एक्चुअल टाइम पर आना चाहिए था, 15 सेकंड पर ऑफकोर्स बेटा थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। कितना डिफरेंट आएगा वो फ्रैक्शन हम पहले से निकाल चुके हैं। बेटा टी डिग्री सेल्सियस पर आपका एक्चुअल आना चाहिए था 30 पर, ऑफकोर्स बेटा आपका टाइम पीरियड थोड़ा सा ज्यादा आएगा। जो फ्रैक्शनल चेंज होगा वो सवाल के अंदर हमें दे रखा है। ठीक है ना, मैंने जानबूझ के बेटा वो बड़े में से छोटा टेम्परेचर माइनस किया है, जिससे बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों ही पॉजिटिव हो जाए। रियली होप कि सारे के सारे बच्चे पूरी बात समझ गए। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बड़ा, हालांकि ये सवाल तो ऐसे बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन सवाल में कुछ है नहीं, बस ऐसे दिखने में हाई फाई लग रहा है, फर्जी सवाल है एकदम। यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ L है, टेम्परेचर T0 है, जस्ट फिट्स बिटवीन 2 वॉल्स एट रूम टेम्परेचर T0। नाउ द लेफ्ट वॉल इज मेंटेन्ड एट रूम टेम्परेचर T0 एंड द राइट वॉल इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 2T0। बड़ा हमने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, दुगना कर दिया। After the rod has achieved thermal steady state, the variation of tension in the rod as shown in figure। बड़ा टेम्परेचर जो है टेंशन जो है वो x के साथ कैसे वेरी करेगी? मैं मेरे बच्चों को ऐसा सिखा रखा हूँ कि इस रॉड के अंदर जो टेंशन आएगी उसकी वैल्यू होगी YA अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब बेटा कितना टेम्परेचर आपने चेंज किया है। पहले T0 था बेटा, बाद में 2T0 हो गया। और ये जो टेंशन होगी हर जगह सेम होगी, यहाँ 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 हर जगह सेम होगी। यूनिफॉर्म रोड है, हर जगह टेंशन सेम होगी। इसका मतलब टेंशन जो है वो x के साथ वेरी नहीं करेगी। मुझे पूछ रखा कि टेंशन x के साथ कैसे वेरी करेगी, तो आप बोल देना कि सर टेंशन तो x के साथ वेरी बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये टेंशन x के साथ वेरी नहीं करेगी, इस बात को मैं इवन FBD से भी समझा सकता हूँ। जैसे मैं एक छोटा सा ऐसे मान लो कि रोड का एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, ये बड़ा मैंने रोड का एक ऐसे एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब बड़ा ज़रा ध्यान सुनना, पहले टेम्परेचर कुछ था, मैंने टेम्परेचर कर दिया दुगना, तो रॉड जो है वो ऐसे बाहर की तरफ एक्सटेंड होना चाहती है, लेकिन जो दीवारें हैं वो उसको एक्सटेंड होने नहीं देती। तो दीवारें पुश करती हैं अंदर की तरफ, जिस फोर्स से वही हमारी हो गई है टेंशन। इस पूरी रोड में टेंशन ऐसे नहीं है, पूरी रोड में टेंशन ऐसे है। कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि इधर से टेंशन आई है T1, इधर से टेंशन आई है T2। मुझे पता है कि रॉड तो रेस्ट पे है, तो लेफ्ट का फोर्स बराबर शुड बी इक्वल टू राइट का फोर्स। सो T1 इक्वल्स टू T2। हर जगह टेंशन की वैल्यू सेम होगी, टेंशन जो है वो x के साथ वेरी नहीं करेगी। सो टेंशन शुड रिमेन कांस्टेंट। कितना फर्जी सवाल, जानबूझ के इस तरह का फर्जी सवाल इसलिए भी लिया गया है कि कभी कोई सवाल इस तरह से हाई फाई दिख रहा हो जिसके अंदर 1 2 3 4 5 लाइनें लिखी हो,
डायग्राम तक बना रखा हो और ऑप्शंस के अंदर ग्राफ वगैरह दे रखे हो सकता है कि वो सवाल बहुत ज़्यादा फर्जी हो और बहुत ज़्यादा आसान हो। ठीक है, कई चीज़ें दिखने में टफ होती, एक्चुअली टफ नहीं होती। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज बट अगेन है ना, हो सकता है कि लैंग्वेज वगैरह आपको परेशान करे, बट सवाल बिल्कुल आपका आसान। यूनिफॉर्म शेल है मेटेलिक, इनर रेडियस बड़ा आपके पास उसका r है और उसके थिकनेस बड़ा आपके पास t है, और जो रेडियस है बड़ा वो थिकनेस से 1000 टाइम्स है। शेल बड़ा वैक्यूम के अंदर पड़ा है, ठीक है, अंदर भी वैक्यूम है। फिर हमने क्या किया कि टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या हुआ, अब जो नया वाला रेडियस और नई वाली थिकनेस है वो उनका रेशो पूछा है। समझदार बच्चों को पता है कि वही रेशो रहेगा, रेशो चेंज नहीं होगा, बट फिर भी हो सकता है बेटा कोई बच्चा परेशान हो रहा हो तो मैं थोड़ा सा उसको सॉल्व कर देता हूँ। सुनिए बेटा, ये आपके पास शेल है, ये आपका इनर रेडियस है r और ये इसकी थिकनेस है t। ये किसी न किसी चीज का बना हुआ है, जिस भी चीज का बना हुआ है लेट से बड़ा उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, नए वाले टेम्परेचर पर r डैश और t डैश का रेशियो पूछा है। r डैश की वैल्यू आएगी r टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, बड़ा इस थिकनेस की वैल्यू आएगी पुराना वाला t इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। पहले r बाई टी अगर 1000 था तो अब भी बेटा आपके पास r डैश बाई टी डैश आपका 1000 ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, अच्छी बात है बेटा, 1 मोल हो गई तो है ना। इस कंटेंट इन ए क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड 1 मीटर। पहली बात बेटा नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे पास हो गए 1 मोल। 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस है ना, क्यूबिकल कंटेनर है, साइड 1 मीटर है, तो वॉल्यूम बेटा ऑफ कोर्स आपके पास आ गया 1 मीटर। इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस। बेटा 127 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली मींस 400 केल्विन। द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बेटा बल्क मॉडुलस पूछा है कब के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ये बेटा बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको अगेन चैम्प की थ्योरी के अंदर भी लिखा चुका हूं, नहीं आता ना आपको, चलो याद कराता हूं। बेटा बल्क मॉडुलस जैसा आपने मुझे कहा कि इट इज माइनस dP अपॉन dV इंटू V। आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम लोग जानते हो बेटा PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटा, P वैसा का वैसा, वॉल्यूम का डिफरेंशियल dV, वॉल्यूम वैसा का वैसा, प्रेशर का डिफरेंशियल dP, इट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0। यहां से मेरे पास dP अपॉन dV आया है माइनस P अपॉन V, माइनस P अपॉन V। बेटा V से V क्या हो गया, कैंसिल। बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ गई प्रेशर के बराबर। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को याद भी हो कि सर ने लिखा रखा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस आपका P रहेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मुझसे अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब बल्क मॉडुलस बेटा प्रेशर के बराबर है। सर प्रेशर कैसे लिखूं, बेटा प्रेशर लिख देना nRT अपॉन V, नंबर ऑफ मोल्स 1, R बेटा R ही लिख दूं, R की टर्म्स में आंसर पूछा है, ऊपर 400 बटे वॉल्यूम बड़ा 1, आई थिंक आंसर शुड बी 400 टाइम्स R, 400 टाइम्स R। आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर आइसोबैरिक एक्सपेंशन ऑफ मोनोटोमिक गैस। बड़ा केटीजी का सवाल आ गया, गलती से कर लेते हैं बेटा। आइसोबैरिक प्रोसेस है तो बेटा प्रेशर आपका कांस्टेंट है, मोनोटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा आपके पास 3 है। वर्क डन बाय द गैस, इफ W इज वर्क डन बाय द गैस, W बेटा आपका वर्क डन है, डेल्टा U आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है और Q बेटा आपकी हीट सप्लाइड है। तीनों के बीच रिलेशन पूछा है, एक्सट्रीमली इजी। वर्क डन मेरे बच्चे जानते हैं कि NR डेल्टा T, डेल्टा U मेरे बच्चे जानते हैं कि F/2 NR डेल्टा T। तो आप ऐसा कह सकते हो कि डेल्टा U जो है ये 3/2 टाइम्स ऑफ W है, और Q तो आप जानते ही हो U प्लस W होता है, तो दैट इज ऑब्वियसली 3/2 टाइम्स ऑफ W प्लस W, दैट इज ऑफ कोर्स 5/2 टाइम्स ऑफ W। बट लुक आउट फॉर द ऑप्शंस। वर्क डन इज 2/3 टाइम्स, वर्क डन इज 2/3 टाइम्स डेल्टा U, सही लग रहा है। वर्क डन बड़ा 2/3 टाइम्स डेल्टा U, सही लग रहा है।
डेल्टा यू इज 3/10 टाइम्स क्यू, बड़ा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 3/10 टाइम्स क्यू, बड़ा डेल्टा यू अपॉन क्यू करना करोगे तो बड़ा मेरे ख्याल से 3/5 आ जाएगा, गलत, बी ऑप्शन बड़ा आपका गलत। वर्क डन अपॉन क्यू बड़ा 5/7, वर्क डन बाई क्यू बड़ा 5/7 नहीं बेटा, कितना 2/5 आ रहा है, गलत। डेल्टा यू अपॉन क्यू 2/7 आना चाहिए, बड़ा डेल्टा यू अपॉन क्यू बड़ा आपका 3/5 आ रहा है, ये भी गलत। वैसे भी क्या सिंगल चॉइस ऑप्शन था तो पहला आंसर आ चुका था, तो आगे वाले चेक करने की जरूरत नहीं थी, मैं तो ऐसे एक्टिंग कर रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज बढ़िया सवाल, ए यूनिफॉर्म मेटेलिक बॉडी ऑफ सर्कुलर शेप विच इज फ्री टू एक्सपेंड इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, द पैरामीटर विच विल नॉट इंक्रीज ऑन हीटिंग, बड़ा कौन सा पैरामीटर टेम्परेचर के साथ नहीं बढ़ेगा? एक्स गैप बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है, मैंने मेरे बच्चों को सिखा रखा है किसी भी दो पॉइंट के बीच में सेम बॉडी पर अगर दो पॉइंट है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उन दोनों पॉइंट्स की सेपरेशन बढ़ेगा, बल्कि अगर आप डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी x1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सीधी सी बात है। रेडियस ऑब्वियस बात है बेटा बढ़ेगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर देखूं तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन बेटा कितना है 2r, टेम्परेचर बढ़ने पर हर दो पॉइंट के बीच सेपरेशन बढ़ना चाहिए, मतलब 2r बढ़ना चाहिए, 2 तो बढ़ नहीं सकता, तो कौन बढ़ेगा? r बढ़ेगा। बल्कि आप कह सकते हो कि नया वाला जो r आएगा वो आएगा पुराना वाला r इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, थिकनेस बढ़ेगी बेटा, पहले थिकनेस t थी, अब बेटा t 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा, तो ऑब्वियस बात है कि एंगल ये जो एंगल थीटा है ना ये नहीं बढ़ेगा। सर क्यों? एंगल को डिस्टेंस थोड़ी है जो बढ़ेगी, बल्कि आप लिखोगे सर एंगल थीटा कैन बी रिटन एज x अपॉन r, बाद में ये हो जाएगी ऑफ कोर्स x डैश अपॉन r डैश, x डैश को मैं लिख सकता हूं x1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, r डैश को मैं लिख सकता हूं r1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये बड़ा दोनों आपके कैंसिल हो गए, तो नया वाला थीटा भी आपका वही आ गया, जो थीटा पहले था बड़ा वही थीटा आपका बाद में, सी आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट इज बड़ा ऐसे ही सिंपल सा सवाल, कोई बहुत भारी काम इसमें है नहीं। ठीक है, फिर भी कोई बच्चा गलती कर दे तो ठीक अलग बात है, बाकी सवाल में ऐसा कोई ना तो बताने वाली बात है ना कोई सिखाने वाली बात है। बड़ा द गैप बिटवीन टू रेल्स, बड़ा रेल्स हैं ट्रेन की जो पटरियां होती है बड़ा उनके बीच में हल्का फुल्का गैप छोड़ रखा होता है, हर एक की लेंथ बड़ा आपको एल दे रखी है। ठीक है, और गैप जो है आपका वो एक्स है, दो रेल्स के बीच में बड़ा गैप एक्स, ये गैप एक्स, ये गैप एक्स, ये गैप एक्स, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेल्स लगा रखी होगी। When the temperature rises to 40 डिग्री सेल्सियस, 27 से बड़ा 40 हुआ तो द गैप क्लोजेस, बड़ा गैप क्लोजेस का मतलब ये हो गया होगा कि ये वाले जो रोड है ना ये इधर की तरफ x/2 चली हुई होगी और इधर की तरफ x/2 चली गई होगी, ये वाले भी इधर की तरफ x/2 आ गई होगी, इधर की तरफ x/2 आ गई होगी, ये भी इधर की तरफ x/2, ये भी इधर की तरफ x/2, ये भी, तो बीच वाला जो x है वो उन्हें कवर कर लिया होगा। मैं एक रोड को अगर देखूं तो x/2 इधर शिफ्ट हुई, x/2 इधर शिफ्ट हुई, तो टोटल एक्सटेंशन कितना आ गया x, ये x/2 इधर शिफ्ट, x/2 इधर शिफ्ट, कितना आ गया x। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बड़ा अल्फा पूछा है यार, ये कोई सवाल हुआ? एक्सटेंशन है एक रेल का x शुड बी इक्वल टू इसकी एक्चुअल लेंथ, बड़ा एक्चुअल लेंथ है l, एक्चुअल लेंथ बड़ा कितनी l इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, बड़ा डेल्टा टी बड़ा कितना है आपका 13 डिग्री सेल्सियस, बड़ा कितनी 13 डिग्री सेल्सियस। बड़ा मुझसे L पूछा है, बड़ा L की वैल्यू आ गई है x अपॉन 13 टाइम्स ऑफ अल्फा, x अपॉन 13 टाइम्स ऑफ अल्फा, x अपॉन 13 टाइम्स ऑफ अल्फा, ये आपका आंसर आना चाहिए। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट इज बड़ा सवाल थोड़ा बढ़िया है, और हालांकि जेई मेन इस तरह के सवाल नहीं पूछता, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं सवाल के थ्रू कुछ सिखा सकता हूँ। ठीक है, व्हेन ए नॉन आइसोट्रोपिक क्यूब, सर ये नॉन आइसोट्रोपिक क्या है? आइसोट्रोपिक मतलब हर डायरेक्शन के लिए सेम, जैसे मान लो क्यूब है तो लेंथ के लिए भी अल्फा, विड्थ के लिए भी अल्फा, और हाइट के लिए भी गामा, सॉरी हाइट के लिए भी अल्फा सेम होता है, और इस केस में आपका जो बीटा होता है वो 2 अल्फा आता है, गामा जो होता है 3 अल्फा आता है, याद भी कर रखा आपने।
ठीक है। लेकिन जो आपके नॉन आइसोट्रोपिक होते हैं उनमें ऐसा हो सकता है कि इधर अल्फा अलग हो, इधर अल्फा अलग हो और इधर अल्फा अलग हो, ठीक है। इज हीटेड, इट्स लेंथ एंड ब्रेथ एक्सपेंड्स विद सेम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। लेंथ और विड्थ जो है उनका अल्फा सेम आता है, ठीक है, बट इट्स हाइट रिमेन्स अनचेंज। बड़ा लेकिन हाइट चेंज नहीं हो रही, मतलब इसका हाइट के अलोंग आपके अल्फा की वैल्यू 0 है। देन द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा, तो गामा कितना होगा। अब यार जो थोड़ा बच्चा बेवकूफ सा होगा वो तो बड़ा गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा लगा के आ जाएगा, ठीक है, बट हम जानते हैं गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा तब होता जब लेंथ भी बढ़ रही होती, विड्थ भी बढ़ रही और हाइट भी बढ़ रही होती, या लेंथ और विड्थ तो बढ़ रही मगर हाइट नहीं बढ़ रही। तो सर ऐसे केस में क्या होगा। ऐसे केस में मैं आपको एक फॉर्मूला याद करा सकता हूँ, हालांकि मैं उस फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क ऐसा है नहीं यार, है ना। और हो सकता है बड़ा कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन आपके काम में आ जाए। ये मान लीजिए बड़ा आपके पास कोई क्यूब है ऐसे, लेंथ है L0, विड्थ है B0 और हाइट है H0। लेंथ के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा 1, विड्थ के अलोंग बड़ा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा 2 और हाइट के अलोंग बड़ा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लेट्स से अल्फा 3। मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम कितना है, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम है L0 इंटू B0 इंटू H0। ये बड़ा मान लीजिए कहानी है T डिग्री सेल्सियस पे। मैंने टेम्परेचर हल्का सा चेंज किया और T प्लस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेंथ भी चेंज, विड्थ भी चेंज, हाइट भी चेंज। नई वाली लेंथ, नई वाली विड्थ, नई वाली हाइट। नई वाली लेंथ होगी पुरानी वाली लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। नई वाली विड्थ आएगी पुरानी वाली विड्थ इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। नई वाली हाइट आएगी पुरानी वाली हाइट इंटू 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। मेरे पास ये आएगा L0 B0 H0। इनमें अगर मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। इसका मतलब ये जो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 है ये एक तरीके से हमारा गामा है। अरे ये क्या हो गया, नया वाला वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पुराना वाला वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये आपका गामा आ गया। तो आप गामा कह सकते हो, गामा की वैल्यू है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। इन जनरल जो थ्योरी हम पढ़ते हैं उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सेम होते हैं, तो हम 3 अल्फा बोल देते हैं। इस वाले सवाल में अगर देखो तो अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा है, अल्फा 2 की वैल्यू अल्फा है और हाइट के अलोंग तो हाइट चेंज ही नहीं हो रही है, तो ऑफ कोर्स आपका अल्फा 3 तो 0 है। तो गामा की बेटा वैल्यू आप इस सवाल में क्या बोल दोगे, 2 अल्फा। फिर भी अगर आप याद करना चाहो तो आप याद रख सकते हो कि गामा इज इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। इस केस में आपका अल्फा 3 तो 0 था और अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों आपके अल्फा थे, ठीक। आगे चलते बच्चों, नेक्स्ट इज बेटा डायमीटर ऑफ स्टील रॉड मुझे दे रखा है। ये बेटा कोई स्टील रॉड है, इसका डायमीटर दे रखा है मुझे 4.000 सेंटीमीटर। एक कोई ब्रास की रिंग है और उसका इनर डायमीटर दे रखा है। बेटा ब्रास की रिंग है और उसका इनर डायमीटर दे रखा है कितना, 3.992 सेंटीमीटर। ये बड़ा कम है इससे। ये टेम्परेचर है बड़ा आपका 30 डिग्री सेल्सियस। इन ऑर्डर दैट रिंग जस्ट स्लाइड्स ऑन टू द स्टील रॉड। ये जो रिंग है ये जस्ट इस रॉड के ऊपर फिट हो जाए। बट जस्ट इसके ऊपर फिट तो तब होगी जब इसका डायमीटर और इसका इनर डायमीटर दोनों बराबर हो जाएंगे। जब इसका डायमीटर और इसका इनर डायमीटर दोनों बराबर हो जाएंगे। मुझसे पूछा किस टेम्परेचर पर ऐसा होगा, और दोनों के अल्फा दे रखे हैं, स्टील का भी और ब्रास का भी। तो ऑब्वियस बात है कि बेटा टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा तो स्टील का डायमीटर भी बढ़ेगा, ब्रास का जो इनर डायमीटर है वो भी बढ़ेगा। कभी ना कभी दोनों के डायमीटर क्या हो जाएंगे, बराबर। और ऑब्वियस बात है कि ब्रास ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि उसका अल्फा ज्यादा है, तो कभी ना कभी इसका रेडियस या फिर इसका जो डायमीटर है वो इसके डायमीटर के जस्ट बराबर हो जाएगा। जस्ट बराबर हो जाएगा बेटा, उस टाइम पर वो जस्ट फिट हो जाएगा। किसी भी टाइम पर इसका डायमीटर क्या होगा, तो मेरे बच्चे कौन सा 3.992 इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ ब्रास इंटू डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू 4.000
इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा टी। बड़ा ध्यान रखना, इससे डेल्टा टी आएगा, पूछा मेरे से फाइनल टेम्परेचर है तो वो 30 डिग्री सेल्सियस ऐड करना पड़ेगा, कर देंगे, चिंता मत करो। उधर जाएगा थोड़ा 0.008 should be equal to 3.992 अल्फा बी माइनस 4.000 अल्फा एस डेल्टा टी। बेटा चेक करना मैंने सही किया ना? ये उधर गया बेटा, वो तो आ गया 0.008, मैं इसको उधर लेके आया तो 3.992 अल्फा बी, सही किया। मेरे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ गई है 0.008 अपॉन 3.992 अल्फा बी। बड़ा ब्रास का अल्फा बड़ा लिखना कितना है, 19 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 4 इंटू बड़ा स्टील का अल्फा 11 इंटू 10⁻⁻6। इससे डेल्टा टी आएगा। डेल्टा टी शुड बी चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। बड़ा इनिशियल टेम्परेचर आपको सवाल के अंदर कितना दे रखा है, 30। बड़ा करना सो मेरे ख्याल से डेल्टा टी ना लगभग बड़ा 250 के आसपास आता है। तो टी कितना आ जाएगा, 250 प्लस 30 280 आ जाएगा, शायद 280 आ जाना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना यार। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज, अरे बेटा ये अगेन थोड़ा केटीजी का सवाल आ गया, सॉरी थर्मो का सवाल आ गया। हालांकि मैंने आपको क्लास की थ्योरी में करा रखा है। बड़ा नॉन कंडक्टिंग कंटेनर है, ठीक है, यहाँ से बड़ा यहाँ से कोई हीट वगैरह आ जा नहीं सकती, ठीक है। बड़ा बीच में एक वॉल लगा रखा है। द लेफ्ट कंटेन्स 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस, राइट चैम्बर जो है बड़ा वो वैक्यूम है। द वॉल्व इज ओपन एंड द गैस रशेस फ्री, बड़ा ठीक है, फ्रीली इनटू द राइट चैम्बर। बड़ा अगर इस तरफ वैक्यूम है और इस तरफ अगर गैस है तो ये एक्सपेंशन आप जानते हो कि ये फ्री एक्सपेंशन है। फ्री एक्सपेंशन के केस में मैंने आपको बता रखा है वर्क डन 0 होगा। डेल्टा क्यू बड़ा पहले से 0 है तो डेल्टा यू भी आपका 0 होगा। मुझे बड़ा सवाल में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। बड़ा कौन से स्टेटमेंट आपके फॉल्स हैं। देयर इज नो वर्क डन बाय गैस, यार गैस का कोई वर्क डन नहीं है, सही बात है, तो गैस का कोई वर्क डन नहीं है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि गलत पूछा ना ये सवाल, ये स्टेटमेंट तो सही है और पूछा क्या है गलत, तो ये आंसर नहीं है। द टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, बड़ा इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम रहेगा। डेल्टा यू आपका 0 है, बीच में बड़ा आपका जो टेम्परेचर वो डिफाइंड नहीं है। जब डिफाइंड है तब टेम्परेचर आपका सेम है, तो मैं तो ये कहूँगा कि गैस का टेम्परेचर आपका सेम ही है, कांस्टेंट ही है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। हमें पूछा कौन सा है, गलत। प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेज, सही बात लग रही बेटा। डेल्टा यू अगर 0 है तो डेल्टा टी 0 है। डेल्टा टी अगर 0 तो इनिशियल टेम्परेचर इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर, इट मीन P1 V1 इक्वल टू P2 V2। वॉल्यूम अगर डबल हो गया तो प्रेशर ऑफ कोर्स हाफ हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है, इसलिए आंसर नहीं है। और ऑब्वियस बात है, फिर आंसर डी है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज, झूठ, एकदम झूठ। रूट मीन स्क्वायर स्पीड की अगर बात करूं तो बड़ा दैट इज √3RT/m होता है। 3 सेम, R सेम, M सेम, T भी सेम, तो बड़ा ऑफ कोर्स आपका रूट मीन स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा। जो गलत है वही पूछा है, तो बड़ा डी आंसर आ गया। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज बड़ा एक स्केल है जिसका अल्फा दे रखा है 10⁻³ per degree Celsius, gives correct reading at 10 degrees Celsius. It is used at a different temperature 15 degrees Celsius. The scale is used to measure length of 1 meter. कोई बेटा 1 मीटर है, उसको मेजर करना है। If the value of difference in the measured length and the actual length is 3x millimeter, then find the value of x. इसमें जो एक्चुअल फॉर्मूला है बेटा मैं आपको सिखा चुका हूँ। जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ अगर L0 है और उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा ओ है, स्केल का अगर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर अल्फा एस है, तो जो आपके पास रीडिंग आएगी किसी और टेम्परेचर पे बड़ा दैट विल बी L0 इंटू 1 प्लस अल्फा ओ डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाकर बड़ा मैं इसे लिख सकता हूं 1 प्लस अल्फा ओ माइनस अल्फा एस डेल्टा टी।
ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा टास्क ऐसा है। इस वाले अरेंजमेंट में बड़ा जिस लेंथ को तुम मेजर कर रहे हो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि वो एक्सपेंड कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब अल्फा ओ तो आपका 0 हो गया है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इस केस में एल नॉट 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी। मुझसे पूछा है डिफरेंस इन द मेजर्ड लेंथ। एक्चुअल लेंथ है बड़ा आपकी एल नॉट, मेजर कितनी कर रहे हो एल नॉट 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी। डिफरेंस अगर निकालोगे तो आपके पास जाएगा एल नॉट इंटू अल्फा एस डेल्टा टी। अल्फा एस मतलब स्केल का अल्फा, बड़ा स्केल का अल्फा में दे रखा है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। एल नॉट 1 मीटर है, 1 मीटर को बड़ा मैं 1000 लिख देता हूं। सर ऐसी गुस्ताखी क्यों कर रहे हो? बेटा सवाल में मुझे मिलीमीटर में पूछा है तो मैंने उस एल नॉट को मिलीमीटर में लिख दिया। इंटू अल्फा एस है 10⁻⁻3। अल्फा हो गया, डेल्टा टी कितना बेटा 15 है क्या बेटा? ये 15 आंसर मेरे पास आ गया 15 मिलीमीटर। इसका मतलब बेटा जो एक्चुअल लेंथ है और जो हमने लेंथ मेजर की उसमें 15 मिलीमीटर का डिफरेंस है। अच्छी बात है बेटा। मुझे बोल रखा है कि इट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x मिलीमीटर। बेटा x की वैल्यू पूछिए, x कम्स आउट टू बी 5। शायद बेटा उनको आंसर इंटीजर में चाहिए होगा इसलिए बेटा उन्होंने ऐसा बोल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा मेरे ख्याल से इसी फॉर्मूले पे एक सवाल और आ गया है, तो काफी हद तक बेटा वैसा सा ही सवाल है, वही फॉर्मूला है। ए स्केल अल्फा दे रखा है, गिव्स करेक्ट रीडिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेजर एट ए डिफरेंट टेम्परेचर वेयर द स्केल मेजर्ड लेंथ इज 1.015 मीटर, लाइन एज 1 मीटर। एक्चुअल लेंथ इतनी है और बताइए 1 मीटर रहा है। समझते हैं इस बात को, ऐसा क्यों है? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर स्केल एक्चुअल रीडिंग दे रहा था तो 15 डिग्री सेल्सियस पर अब स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 सेंटीमीटर नहीं है, वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो 1 सेंटीमीटर को अगर तुम मेजर करने की कोशिश करोगे तो वो उसको 1 सेंटीमीटर नहीं बताएगा, 1 सेंटीमीटर से कम बताएगा। तो जितनी एक्चुअल लेंथ है उससे कम लेंथ बताएगा। ये एक्चुअल लेंथ तो इतनी है, बताओ उसको 1 मीटर आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बता देंगे। एट विच द स्केल इज यूज्ड व्हाइल मेजरिंग द, बड़ा बिल्कुल करते हैं, कोई इतना बहुत बड़ा टास्क है नहीं। नई वाली रीडिंग कितनी आएगी इसका फॉर्मूला आपके पास सीधा है। आप बोलोगे एक्चुअल इंटू 1 प्लस अल्फा ओ माइनस अल्फा एस इंटू डेल्टा टी। लेकिन सर ऑब्जेक्ट के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको 0 पुट कर दो। रीडिंग कितनी है? रीडिंग है मेरी 1 मीटर। एक्चुअल लेंथ कितनी है? 1.015 मीटर। 1 माइनस अल्फा एस कितना है? 10⁻⁻³ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब आपका चेंज इन टेम्परेचर। हो गया मेरे ख्याल से तो सॉल्व, है ना। 1/1.015 इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। एक बार अल्फा डेल्टा टी लिख दूं तो मेरे पास अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू आ गई है 1 माइनस 1/1.015। 1.015 माइनस 1 बेटा कितना आएगा? 0.015 अपॉन 1.015। नियरली बेटा मैं इसे 0.15 लिख सकता हूँ, सॉरी 0.015 लिख सकता हूँ, एंड दैट इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना, तो मेरे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ गई है 0.015 अपॉन अल्फा। अल्फा कितना बेटा? 10⁻⁻³ बेटा 15 आ गया। इसका मतलब 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा हुआ है जब आपने इस लेंथ को 1 मीटर मेजर किया तब। शुरुआत में टेम्परेचर कितना था? 0, तो अब टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। पहले अगर टेम्परेचर बड़ा मान लो कि 5 डिग्री सेल्सियस तो अब 20 बोल देते हैं, लेकिन शुरुआत में आपने टेम्परेचर 0 दे रखा था, चेंज इन टेम्परेचर आपका 15 डिग्री सेल्सियस है, तो फाइनल टेम्परेचर आपके पास 15 डिग्री सेल्सियस आ गया। आगे चले बच्चों, चलिए नेक्स्ट इज बड़ा बढ़िया सा सवाल यार। ए ग्लास बल्ब कंटेन्स एयर एंड मरकरी। ठीक है ना, कोई ग्लास बल्ब है मान लो बेटा ऐसे, उसमें कुछ में मरकरी है बेटा, कुछ में एयर है। इफ द वॉल्यूम ऑफ एयर इन बल्ब
इज टू रिमेन कांस्टेंट, बेटा एयर का वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है एट ऑल टेम्परेचर, देन द फ्रैक्शन ऑफ द बल्ब मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाय मरकरी। मतलब पूरे के पूरे बल्ब का अगर वॉल्यूम V है और मरकरी का वॉल्यूम अगर VHG है तो मुझे ये फ्रैक्शन जो है ये निकालना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, मतलब ये फ्रैक्शन मेरे को निकालना है, निकाल देंगे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास, बेटा ग्लास का अगर लीनियर एक्सपेंशन पता है तो ग्लास का गामा भी पता है, उसका 3 टाइम्स हो जाएगा 27 इंटू 10⁻⁻⁶ पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मरकरी इज, बड़ा मरकरी का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है बड़ा वो मेरे पास है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ये बड़ा मरकरी का गामा दे रखा है। गामा बेटा लिक्विड है तो उससे बड़ा मरकरी लिक्विड है बेटा, इसलिए गामा ही है, अगर कुछ नहीं बोल रखा तो। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंटेनर का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मरकरी का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन एयर का वॉल्यूम उतना का उतना ही रहना चाहिए। ये तो तभी हो सकता है जब कंटेनर का जितना वॉल्यूम बढ़े उतना ही वॉल्यूम, एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम मरकरी का भी बढ़ जाए, तो जो बचा हुआ वॉल्यूम होगा एयर वाला वो फिक्स हो जाएगा। कंटेनर का वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ेगा, कंटेनर का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई कंटेनर का गामा, दैट इज 27 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू डेल्टा टी। मरकरी का वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, मरकरी का शुरुआत में वॉल्यूम कितना था, इंटू मरकरी का गामा, बड़ा मरकरी का गामा मेरे पास है 1.8 इंटू 10⁻⁴ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल। मुझे पूछा है मरकरी का वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, और मेरे पास वो आ जाएगा 27/180। 2 0 सेट कर दिया मैंने, ठीक है बेटा। आई थिंक दिस इज 3/20। बेटा ये फ्रैक्शन मुझे दे रखा है x/20, तो x की मेरे पास वैल्यू आ गई है 3। x की वैल्यू आ गई है 3, ठीक है। आगे चलते हैं। बड़ा एक और सवाल, हालांकि ये सवाल थोड़ा सा अच्छा हो सकता था, लेकिन इसमें कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बेटा सवाल थोड़ा सा इजियर बन गया यार। ए सिलेंड्रिकल वॉल्यूम हुज बेस एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बड़ा एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और उसका बेस एरिया मुझे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अच्छी बात है बेटा। कंटेन्स वाटर, बड़ा पानी दे रखा है ऐसे 60 सेंटीमीटर हाइट तक, ठीक है बेटा, अच्छी बात है। नाउ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड बाय 20 डिग्री सेल्सियस, बेटा पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस आपने बढ़ा दिया है। इफ इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट ए हाइट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस, बेस से 20 सेंटीमीटर ऊपर, इस पॉइंट पर प्रेशर में कितना चेंज आएगा, बेटा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब रोजी एच, ये जो रोजी एच है ना, इसमें कितना चेंज आएगा, मुझसे ये पूछा गया है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता हूं तो, और ठीक है निकाल देंगे। और मुझे बोल रखा है कि जो लिक्विड है उसका गामा गिवन है, अच्छी बात है बेटा। और डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर, बेटा मतलब जब इनिशियली जब वाटर था तो उसकी डेंसिटी मुझे दे रखी है 1000 kg/m³, और जो बेस है उसका एरिया चेंज नहीं हो रहा। अगर उसका एरिया चेंज हो रहा था ना तो सवाल थोड़ा सा टफ हो जाता, फिर बड़ा सवाल टफ हो जाता। अब कोई खास चेंज नहीं आएगा। अगर बेस एरिया फिक्स है, अगर बेटा बेस एरिया फिक्स है तो ऑब्वियस बात है कि बेटा शुरुआत के अंदर आपकी ये हाइट कुछ ना कुछ थी, बेटा 40 सेंटीमीटर। मैं इसको एक बार के लिए h1 लिख दूं, ठीक है। यहां से यहां तक कुछ ना कुछ वॉल्यूम था, ठीक है। जैसे बेटा ये वाला वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे बेटा ये वाला वॉल्यूम बढ़ेगा। ये वाला जो वॉल्यूम है बेटा, ये वाला जो वॉल्यूम है बढ़ेगा तो बेटा ऑफकोर्स हाइट भी बढ़ेगी, बेटा हाइट भी बढ़ेगी। हाइट अगर बढ़ेगी तो बेटा अब मान लेते हैं कि नई वाली हाइट आ जाएगी h1 + x। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो बेटा ये वाले जो हाइट है ना बेटा ये h1 + x टाइप कुछ ना कुछ हो जाएगी। जैसे मान लो बेटा मैंने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो कहानी कुछ ऐसी हो गई।
बेस एरिया तो आपका फिक्स ही है, बेस एरिया को तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। इसी कारण से तो हमारा सवाल थोड़ा सा आसान हो गया कि पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है ऐसे, बड़ा पानी का लेवल थोड़ा सा ऐसे बढ़ गया। पहले बड़ा आपकी जो हाइट थी टोटल वो 60 थी, अब बड़ा लेट से 60 प्लस एक्स हो गई। ये वाला बड़ा पॉइंट जो है ये बेस से 20 मीटर ऊपर है, तो बड़ा ये आपका 40 प्लस एक्स हो गया। ठीक सर, ये एक्स निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। मैं ऐसा कह सकता हूं कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एक्चुअल वॉल्यूम इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? चेंज इन वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एक्स। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो बड़ा फिक्स आपका यही है, इंटू बड़ा कितने से हाइट बढ़ी है एक्स, शुड बी इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू पूरी बड़ा कितनी हाइट थी आपकी 60 सेंटीमीटर। बड़ा 60 सेंटीमीटर को मैं 0.6 लिख रहा हूं, मीटर में लिख दूं ना, इंटू गामा। बड़ा गामा कितना है? गामा बड़ा 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? 20। बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्रॉस सेक्शनल एरिया कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई है। बड़ा एक्स की मेरे पास वैल्यू आ गई है 0.6 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू क्या लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बड़ा ये जीरो निपटा। बड़ा 6 दूनी 12 इंटू बड़ा 1.5 1.8 आ गया, तो मेरे पास आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ये इतनी हाइट बड़ा आपकी बढ़ गई है। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछ रखा है? बड़ा मुझसे सवाल के अंदर ये पूछ रखा है कि बताओ कि पहले जितना प्रेशर था और अब जितना प्रेशर है उसमें कितना डिफरेंस आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि बेटा अब प्रेशर का जो चेंज आएगा वो आएगा नई वाले लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी इंटू हाइट कितनी बढ़ गई है। ये तो 40 सेंटीमीटर पहले भी था, ये 40 सेंटीमीटर तो अब भी है। ये 40 नहीं है, 40 प्लस एक्स है, तो उस एक्स के कारण कितना प्रेशर बढ़ा सिर्फ वो लिख दो। सर पानी की नई वाली डेंसिटी कितनी होगी? बेटा पानी की नई वाली डेंसिटी होगी पुरानी वाली डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा कितना बेटा? गामा कितना है? 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ डेल्टा टी बेटा कितना है? 20 इंटू जी इंटू एक्स। एक्स मतलब बेटा हाइट कितनी बड़ी है? बड़ा हाइट आपकी बड़ी है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ओ सॉरी बेटा, ये -3 था, ये बड़ा आपका -3 था। बड़ा ये 3 0 4 0 सॉरी 3 0 इससे निपटे बड़ा, और ये बड़ा नीचे टर्म जो लगभग बड़ा 1 के आसपास ही आएगी। सो प्रेशर का जो चेंज है बड़ा आपके पास वो 18 न्यूटन के आसपास आएगा। सॉरी, प्रेशर का चेंज 18 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, आई होप बेटा वाली बात समझ गए होंगे, है ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बड़ा बहुत ही बढ़िया था सवाल, और हम दिमाग से अगर करेंगे तो फटाक से कर देंगे। टेम्परेचर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट एबीसी। बड़ा ट्रायंगुलर प्लेट है ऐसे एबीसी, राइट एंगल्ड है, इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर मैं 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हूं। द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल, इसका बड़ा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मुझे दे रखा है 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। साइड एडी जो है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है। ये जो साइड एडी है ये बड़ा बीसी पर परपेंडिकुलर है। इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू द साइड एडी, ट्राइंगल का जो भी एरिया है उसको मैं इस AD से अगर डिवाइड करता हूं तो ये मेरे पास आ गया x, ये मेरे पास आ गया x। ठीक है, एंड द फ्रैक्शनल चेंज इन x विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इज y। फ्रैक्शनल चेंज इन x मतलब चेंज इन x अपॉन एक्चुअल x, ये मुझे दे रखा है y।
तो मुझे पूछा है बताओ 1000y क्या होगा। कितना कॉम्प्लिकेट करते हैं सिंपल सवाल को। मैं फिर से बोलूं, ट्राइंगल का एरिया अपॉन ये जो एडी लेंथ है इसको बोल दिया x। टेम्परेचर चेंज करोगे तो x चेंज होगा, x का जो चेंज है अपॉन x की जो एक्चुअल वैल्यू है, जैसे हम फ्रैक्शनल चेंज इन x बोलते हैं, ये है y। मुझसे पूछ रखा बताओ 1000 टाइम्स y क्या होगा। सवाल बहुत आसान है, सुनना बेटा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के एरिया को अगर उसकी किसी भी लेंथ से अगर डिवाइड करोगे तो ये जो भी चीज आएगी, ये कोई लेंथ ही आएगी, कोई ना कोई लेंथ ही आएगी ना, कोई भी लेंथ आएगी, कोई ना कोई लेंथ ही आएगी। एरिया को किसी भी लेंथ से अगर डिवाइड करोगे तो लेंथ ही आएगी। मान लो अगर ये वाला लेंथ l है तो हो सकता है कि ये वाला जो लेंथ है ये l/√3 आ जाए, ये बड़ा मान लो कि l/√2 आ जाए। वो तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तुम तो बताओ आएगी तो लेंथ ना। तो इसका मतलब ये जो x है ये समथिंग समथिंग लेंथ आएगी। अब फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ जो है इसका फॉर्मूला तो हमेशा अल्फा डेल्टा टी होता है। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जो है वो तो हमेशा अल्फा डेल्टा टी होती है। तो इसका मतलब मुझसे पूछ रखा है बताओ अल्फा डेल्टा टी इंटू 1000 कितना होगा। अल्फा कितना है बेटा 10⁻⁻⁴। डेल्टा टी कितना है बेटा, डेल्टा टी कितना है 20,000। 3 0 4 0, बड़ा आंसर कम्स आउट टू बी 2 आपका आंसर। फिर से सुनना इस बात को, ये एरिया को अगर मैं इस लेंथ से अगर डिवाइड करूंगा तो डिपेंडिंग ऑन इस ट्रायंगल के शेप साइज ज्योमेट्री जो फ्रैक्शन आएगा वो कुछ ना कुछ लंबाई आएगी। कोई ना कोई, वो भले लंबाई l हो, चाहे 2l हो, चाहे 3l हो, चाहे 4l हो, चाहे l/√2 हो, चाहे l/√3 हो, आएगी तो लेंथ ही ना कुछ। उसका फ्रैक्शनल चेंज, किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी लंबाई का फ्रैक्शनल चेंज का तो फॉर्मूला फिक्स है अल्फा डेल्टा टी। तो इसका मतलब ये बड़ा y जो आपका अल्फा डेल्टा टी है। मुझसे क्या पूछ रखा है 1000 टाइम्स y, बड़ा मेरे पास आंसर आ गया 1000 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी। आंसर बड़ा मेरे ख्याल से मेरा 2 आ गया। वैल्यूज तो सही रखी ना बेटा, आंसर कितना आ गया 2। तो सॉल्व बेटा करने की जरूरत हमको थी ही नहीं। हाँ, अगर ये बोल रखा होता कि हाँ भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाले साइड और ये वाले साइड बराबर है, तो मैं शायद कोशिश भी करता है उसको निकालने की। लेकिन सवाल में कुछ दिया ही नहीं कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो मैं कैसे निकाल लूँ उसको। हाँ, उसने ऐसा बोल दिया होता कि ये वाली लेंथ l है, ये वाली l लेंथ है, तो मैं इसको निकाल लेता, फिर मैं पूरा सॉल्व कर लेता। लेकिन सवाल में इसने को दिया ही नहीं। जब नहीं दिया तो मैं ऑब्वियस बात है कि लॉजिक लगाऊंगा। लॉजिक कहता है कि यार एरिया को किसी भी लेंथ से डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई लेंथ ही आएगी, और लेंथ का फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला पता रहता है। ठीक है, इस तरह से हम सवाल कर लेंगे। समझ गए बच्चों। तो जेई के मेन के हिसाब से अगर देखो तो बड़ा इस तरह के ट्रिक्स बड़े आराम से काम कर जाते हैं।